हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 जिसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। यूं तो भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद किसी न किसी रूप में भारतीय जनमानस से और भारतीय जनमानस के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 29 विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के रूप से जुड़ा हुआ है और इस जुड़ाव के माध्यम से ही वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक समतामूलक समाज की स्थापना करता है। आर्टिकल 29 यह बताता है कि भारत के किसी भी भूभाग में रहने वाले, किसी भी अनुभाग में रहने वाले व्यक्तियों को, उसके नागरिकों को, उसके वर्गों को, उसके संप्रदायों को अपनी भाषा, बोली एवं लिपि को संरक्षित, सुरक्षित एवं संवर्धित करने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 29 भारतीय नागरिकों को उनके अस्तित्व की पहचान को संरक्षित करने का एक शक्ति देता है। अर्थात आर्टिकल 29 यह दर्शाता है कि भारतीय भूभाग के किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी राज्य में कोई भी वर्ग, कोई भी हम कह सकते हैं कि वर्ग, संप्रदाय वो अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है, ताकि वो अपने इस संरक्षण के माध्यम से, अपनी इस पहचान को संरक्षित करने के माध्यम से स्वयं को एम्पावर कर सके। और यही एम्पावर भारतीय सामाजिक व्यवस्था का नींव है। साथ ही राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में उसके नागरिकों को धर्म, भाषा एवं जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 29 जहां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, वहीं वह यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों को उसकी राज्य परिभाषा के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को न सिर्फ संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का दायित्व लिया है, बल्कि हमने यह भी देखा कि अगर कोई वर्ग विशेष अल्पसंख्यक है, उसकी जनसंख्या कम है या वो माइनॉरिटीज में आता है, तो उसको किस तरीके से संरक्षित करके, उसकी पहचान को सुरक्षित करके उसको मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि हम कमजोर वर्ग को एक हम कह सकते हैं कि सामर्थ्यवान वर्ग के समतुल्य लाके उसको एक प्रतिस्पर्धी माहौल में ढाल सकें, एक ऐसे माहौल में ढाल सके जहाँ पे समतामूलक समाज की स्थापना हो और जहाँ पे प्रतिस्पर्धा समान और समान के बीच में हो, न कि समान एवं असमान के बीच में हो। दोस्तों, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हमने दो प्रकार की व्यवस्था की। पहली व्यवस्था में हमने उसके समूह की संरक्षा की जिम्मेदारी ली, अर्थात उस समूह विशेष को संरक्षित कर रहे हैं, उसको संवर्धित कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रख रहे हैं जो माइनॉरिटीज में है। वहीं दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत हमने यह देखा कि राज्य शब्द के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संस्थान जो राज्य पोषित हो और राज्य शब्द के अंतर्गत आती है, उसमें किसी भी वर्ग विशेष को, किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय सीमा के अंतर्गत आने वाले नागरिक को प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। यह दर्शाता है कि हम राज्य शब्द के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में समानता की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात नागरिक और राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द में निहित संस्थाओं को समान रूप से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ताकि नागरिक उन संस्थाओं से जुड़ के स्वयं का प्रतिनिधित्व कर सके और स्वयं के प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो आर्टिकल 29 में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके और उन निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो। यहाँ पे हमने किसी नागरिक और किसी वर्ग या कह सकते हैं किसी संप्रदाय में कोई भेद करने की कोशिश नहीं की, अर्थात हमने भेद को मिटाने की कोशिश की है, ताकि हम असमान वर्गों को, असमानता को हटा सके और समानता की स्थापना कर सके। वहीं आर्टिकल 29 जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की बात करता है, तो इसका तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग को समान रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समाज में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ा हो। क्योंकि हमने हमारी भारतीय व्यवस्था, हम कह सकते हैं हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 29 में यह दर्शाया गया है कि हम कमजोर वर्ग को उसकी कमजोरी के निवारण के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करेंगे। और वहीं अगर कोई वर्ग विशेष भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसके इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसको विशेष उपचार की जरूरत होती है, और यही विशेष उपचार अनुच्छेद 29 में निहित है और ये अनुच्छेद 29 के माध्यम से दिया जाता है, ताकि हम सामाजिक व्यवस्था में जो विभिन्न वर्ग एक दूसरे से कटे हुए हैं या एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि कमजोर प्रतीत होती हैं, उनको समतुल्य बनाया जा सके, उनको समान
प्लेटफॉर्म पर समान रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। और यही प्रतिस्पर्धा की भावना हम कह सकते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए हमने अनुच्छेद 29 को विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए निर्मित किया है। जहां अनुच्छेद 29 भाषाई अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है, जिसका तात्पर्य है कि कोई भाषाई रूप से पिछड़ा हुआ है या किसी की भाषा माइनॉरिटीज वर्ग में आती है या विलुप्ति के कगार पे है या किसी के धार्मिक रूप से कोई हम कह सकते हैं कि संरक्षण की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 29 उसको संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि अनुच्छेद 29 सिर्फ भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक अनुभाग जो शब्द वर्णित है वह दर्शाता है कि हम अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों दोनों को समान रूप से संरक्षित करेंगे, ताकि अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग के समतुल्य आ सके और बहुसंख्यक वर्ग भी अपना विकास समान रूप से कर सके। इसलिए यहाँ पे नागरिक शब्द अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों को समान रूप से दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय में यह दर्शाया गया था कि अगर कोई वर्ग विशेष भाषाई रूप से पिछड़ा हुआ है, उस भाषा के पिछड़ापन के हिसाब से उसके व्यक्तित्व को पिछड़ा हम कह सकते हैं उसके संपूर्ण पिछड़ेपन को दर्शाता है, तो यह वर्ग विशेष भाषा के पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए आंदोलन करने का अधिकार रखता है। क्योंकि हमने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए उसको मूवमेंट करने का हम कह सकते हैं उसको एजिटेशन करने का अधिकार भी दिया, ताकि वो उस आंदोलन के माध्यम से वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने संरक्षण का, अपने हम कह सकते हैं कि भरण पोषण का, अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और यही अधिकार उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से वो स्वयं को प्रतिनिधित्व देता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कोई वर्ग विशेष भाषाई रूप से धार्मिक रूप से पिछड़ा हुआ है और अगर वह भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वर्ग में आता है और भाषा के आधार पर वह पिछड़ा हुआ है, तो हमने जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह अपने डिसीजन में यह कहा कि उस वर्ग विशेष को अपने भाषा के विकास के लिए, अपनी भाषा के संवर्धन संरक्षण के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, जो उसका एक मूल अधिकार भी है। और यही मूल अधिकार हम ये कह सकते हैं कि 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसकी एक अपनी अलग विशेषताएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं मूल अधिकारों की ही पूर्ति करता है। इसलिए भाषा के आधार पर पिछड़ा हुआ वर्ग अगर मूवमेंट करता है, आंदोलन करता है अपनी भाषा के विकास के लिए, अपनी भाषा धर्म हम कह सकते हैं भाषा के वास्तविक विकास के लिए, तो यहाँ पे इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो दोस्तों हमने देखा कि अनुच्छेद 29 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तभी कर पाएंगे तब उनसे जुड़ी हुई उनकी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी वर्ग विशेष जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो समाज की मुख्य धारा में तब आता है जब उसके पिछड़ेपन को वास्तविक रूप से चिन्हित किया जाए, और उसको चिन्हित करने के बाद उसमें जरूरी आवश्यक संशोधन हम कैसे जरूरी आवश्यक उपचार दिए जाए। क्योंकि कोई भी वर्ग जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, भाषाई रूप से पिछड़ा है या धार्मिक रूप से पिछड़ा है, यही पिछड़ापन उसके विकास में बाधक होता है। क्योंकि वो हमेशा उस पिछड़ेपन से जूझता रहेगा जब तक उसको वास्तविक उपचार नहीं मिलेगा, और यह समाज की मुख्य धारा में कभी भी प्रतिस्पर्धी स्वयं को नहीं बना पाएगा, और हम कह सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा में सभी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। और इस प्रतिस्पर्धा के अभाव में न वो स्वयं का विकास कर पा रहा होगा और न ही समाज का विकास में योगदान दे पाएगा, और इन दोनों के अभाव में राष्ट्र का विकास यथावत संपूर्ण रूप से हो यह संभव नहीं है। दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो जो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है समझने में सहायक रहा होगा। क्योंकि हमने देखा कि भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के हितों का ही संरक्षण करता है, चाहे वो मूल अधिकार से संबंधित कोई अनुच्छेद हो या अन्य अनुच्छेद हो। क्योंकि हमने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जब भारतीय संविधान निर्मित किया तो भारतीय हम कह सकते आगामी भारत के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए हमने संविधान के
प्रत्येक अनुच्छेद को सुनिश्चित किया, प्रत्येक अनुच्छेद को निश्चित किया, ताकि आने वाले समय में भारत की ज़रूरतों की आवश्यकताओं के अनुरूप हम भारत के भविष्य को निर्मित कर सकें। आई होप दोस्तों आज का वीडियो अनुच्छेद 29 को समझने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।